आज के कृष्ण ज्ञान में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि जो हमारे द्वारा बनाई गई योजनाओं को तोड़ देती हैं, उन्हें छिन्न भिन्न कर देती हैं। और हम क्या करते हैं, हम उन घटनाओं के आघात को अपने जीवन का केंद्र मान लेते हैं, अवरोध मान लेते हैं और अपने जीवन की गति को रोक देते हैं, अर्थात कर्म करना बंद कर देते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि क्या जीवन या भविष्य आपके द्वारा बनाई गई योजनाओं पर निर्भर करता है? नहीं, वो निर्भर करता है आपके द्वारा किए गए कर्मों पर। इसलिए यदि आपके जीवन में इस प्रकार की घटना कभी घटित होती भी है तो आप अपने कर्म करने को ना रोकें, लगातार अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहें। सफलता आपको निश्चित ही प्राप्त होगी। Hello student, welcome to Bambole Academy. I am Deepak Saini, Physics faculty, and we are discussing the rotational motion. This is the lecture number 8, and in this lecture we are going to discuss the rotational kinetic energy about fixed axis. Clear है क्या बात? In the previous lecture we have discussed in the lecture number 7 the concept of the angular momentum and the conservation of the angular momentum. In this section we are going to discuss the rotational kinetic energy. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि एनर्जी को हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को हमने दो टाइप से कैटेगराइज किया है। एक रोटेशनल एनर्जी अबाउट फिक्स एक्सिस, यानी कि जब रोटेशनल मोशन में बॉडी की एक्सिस फिक्स्ड हो, जैसे कि एक पंखा जो फैन होता है वो एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेशन करता होता है। तो इस लेक्चर में हम जो एक्सिस फिक्स होती है उसके अबाउट यदि बॉडी रोटेट करती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। दूसरा, बाद में हम जब रोलिंग मोशन पढ़ लेंगे या कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन पढ़ लेंगे तो उसमें एनर्जी जो होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी व्हेन द एक्सिस इज मूविंग। सो दोनों में डिफरेंस है बेटा, इस बात का ध्यान रखना। तो इस चैप्टर में हम केवल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अबाउट फिक्स एक्सिस पढ़ रहे हैं। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बॉडी है ना, और ये बॉडी सपोज दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन और इसके अबाउट ये ओमेगा से मान लेते हैं इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है। क्लियर है क्या बात? वैसे तो हमने इसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पहले डिस्कस कर दिया है, लेकिन फिर भी हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जैसे कि इसमें बहुत सारे पार्टिकल होंगे, जैसे कि ये मास m1 है ना, मान लेते हैं m2 है और ये मान लेते हैं m3 एंड सो ऑन। इसकी रेडियस r1 है, इसकी रेडियस r2 है, इसकी रेडियस r3 है। जब कोई बॉडी रोटेट करती है और ये एक्सिस कैसी है बेटा, फिक्स्ड है और इसके अबाउट ओमेगा से घूम रही है, तो हर एक पार्टिकल क्या होता है बेटा, सर्कुलर मोशन करता है। ऐसे हर एक पार्टिकल क्या करता है बेटा, सर्कुलर मोशन करता है। एवरी पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। और ये जो सर्किल होते हैं एक कॉन्सेंट्रिक पैरेलल सर्किल होते हैं और इनके जो सेंटर होते हैं वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यदि ये इन सब पार्टिकल्स के लिए एंगुलर वेलोसिटी तो क्या होती है बेटा, कांस्टेंट होती है, सेम होती है, लेकिन इनकी लीनियर वेलोसिटी चेंज हो जाती है। और लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा। तो यदि इसकी स्पीड मान लेते हैं, इसकी स्पीड कितनी है बेटा, इसकी स्पीड ऐसे v1 है और इसकी स्पीड मान लेते हैं v2 है और इसकी स्पीड मान लेते हैं हम v3 है। तो बेटा v1 कितना होगा, r1 ओमेगा, v2 कितना होगा, r2 ओमेगा, v3 कितना होगा, r3 ओमेगा। क्लियर है क्या बात? तो अब हमें इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, लेकिन क्या दिक्कत है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल हैं। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे हम, टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे इस पार्टिकल की एनर्जी, इस पार्टिकल की एनर्जी जोड़ देंगे। कैसे, हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m2 v2 स्क्वायर, हाफ m3 v3 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब देखो बेटा, m1 वेलोसिटी v1 इक्वल टू r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन। अब यदि आप देखोगे इसमें कि 1/2 तो इधर कॉमन ले लेते हैं, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर एंड
ओमेगा स्क्वायर यहां से कॉमन ले लेते हैं। दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। ये क्या होता है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऐसी तो लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन, है ना। और समेशन mi ri स्क्वायर i इक्वल 1 to n, ऐसे करके भी हम लिख सकते हैं। सो द काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो कितनी हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है क्या बात। सो द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी अबाउट फिक्स एक्सिस इज गिवन बाय half I omega square. What is I? Is the moment of inertia about this axis of rotation, and what is omega? Is the angular speed. इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसकी यूनिट जो होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की यूनिट सभी जानते हैं, बहुत पढ़ा दिया है हमने, और जूल होती है। अब इसमें एक अभी हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था, एंगुलर मोमेंटम के बारे में समझा था। क्लियर है क्या बात। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी पढ़ा था हमने। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कब रहता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है जब सिस्टम पर नेट टॉर्क जीरो होता है। क्लियर है क्या बात। तो उसी चीज को हम ध्यान में रखते हुए इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, क्या कि काइनेटिक एनर्जी को हम, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे और लिख सकते हैं। देखो बेटा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैसे लिख सकते हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर तो होती है, मैंने इसे आई से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो ये बन जाएगा एल स्क्वायर अपॉन 2i। व्हाट इज एल, एल इज द एंगुलर, दिस इज एंगुलर मोमेंटम। पिछले चैप्टर में बहुत हमने डिस्कस किया पिछले लेक्चर में, और दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सॉलिड बॉडी विच इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। देयरफॉर काइनेटिक रोटेशनल एनर्जी जो होगी एल स्क्वायर अपॉन 2i के इक्वल होती है। ये भी आपके पास एक फॉर्मूला होना चाहिए। बट इफ net external torque is zero on the system, so angular momentum क्या रहता है, कंजर्व रहता है, कंजर्व रहता है ना। यानी कि L1 is equal to L2, है ना। अब यहाँ पे देखो, यदि इसे हम काइनेटिक, यदि एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो जाता है, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो जाता है, और ये तो हो जाता है क्या, कांस्टेंट, तो देखो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो कैसे हो जाएगी, एल स्क्वायर अपॉन 2i तो होती है, तो एल भी कांस्टेंट और 2 भी कांस्टेंट, तो इट इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय आई। इसका मतलब व्हाट डज इट मीन कि जो काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल करके आता है कि यदि सिस्टम पर नेट टॉर्क जीरो हो जाता है तो उसकी रोटेशनल, तो उसका एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट रहेगा, वो वेरी नहीं करेगा, है ना। लेकिन काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकती है ना। काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल आ गई बेटा, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल लिखा है ना, रोटेशनल R4 रोटेशनल, मैंने इसे थोड़ी देर के लिए हटा दिया है। तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/i, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब क्या है कि k1i1 इज इक्वल टू k2i2। इसका मतलब ये होता है कि इफ टॉर्क एक्सटर्नल सिस्टम पे जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम तो क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट होता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1i, है ना। इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज, लिख लेना आप, इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज देन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज। क्लियर है क्या बात। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी घट जाता है। इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिक्रीज, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, ऐसे करके है। क्लियर है क्या बात। इसका बहुत ही अच्छा सुंदर एग्जांपल होता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है बेटा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है एंगुलर वेलोसिटी पर। यदि आप देखो, आपने देखा होगा, यदि आपने ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, तो मान लेते हैं हमारे पास ये सन है और ये अर्थ है, क्या है बेटा, अर्थ है। क्लियर है क्या बात। और एक पोजीशन यहां मान लेते हैं अर्थ की, एक पोजीशन यहां मान लेते हैं। ध्यान से देखना बेटा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि बढ़ जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब बढ़ेगा, जब इस अर्थ का मास कितना मान लेते हैं, m मान लेते हैं, ये r1 मान लेते हैं, और
इस पॉइंट पर ये तो पेरिगी होती है, एपोगी होती है R2। क्लियर है क्या बात? तो नेट फोर्स तो सिस्टम पर इधर लगता है, नेट फोर्स कितना लगता है, वो सेंटर से होके जाता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन यदि आप मान लें तो अर्थ पे जो फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन, वो किधर लगता है बेटा, टुवर्ड्स द सेंटर लगता है। इसलिए इस पर नेट टॉर्क क्या होता है, जीरो होता है। इस वजह से इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। और एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। यदि आप यहां पर इस स्थिति पर पेरिगी, सॉरी ये एपोगी होती है ना, ये स्थिति क्या होती है बेटा, एपोगी, एपोगी होती है। और ये क्या होती है बेटा, स्थिति पेरिगी होती है। क्लियर है क्या बात? यदि एपोगी पे देखोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr1² आता है, और यदि पेरिगी पे देखोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr2² आता है। बेटा r1 इज ग्रेटर देन r2 है ना, एपोगी पर r1 ज्यादा होता है, इसलिए ri1 इज ग्रेटर देन i2, इसलिए काइनेटिक एनर्जी एट 1 इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी एट 2। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यहां पर क्या होती है, इस पॉइंट पर कम होती है ना। जैसे मान लेते हैं सन है हमारा ऐसे करके, और यहां पर ओमेगा इसकी 1 है, ओमेगा 2 मान लेते हैं, और यहां पर ओमेगा इस समय इसकी 2 है, या आप इसे V2 मान लेते हैं, है ना। चलो V2 की बात नहीं करते हम, ओमेगा की बात करते हैं। दिस इज ओमेगा 1 एंड दिस इज ओमेगा 2। यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, यहां पर I2 है, तो यहां की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, यहां पर ज्यादा है, तो रोटेशनल एनर्जी कम हो जाएगी, इसलिए ओमेगा 1 क्या होगा, कम हो जाएगा, और ओमेगा 2 क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, है ना। जितनी ज्यादा इसकी एंगुलर स्पीड होगी उतनी ही ज्यादा इसकी मोमेंट, इसकी क्या हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने के कारण, है ना। तो ओमेगा 1 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ओमेगा 2 ज्यादा हो जाएगा। यही कारण है कि जब वो इसके सन के पास आती है तो इसकी एंगुलर स्पीड बढ़ जाती है, और जब इससे दूर होती है तो इसकी एंगुलर स्पीड कम हो जाती है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद द हेल्प ऑफ द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को आप इस इक्वेशन से रिलेट कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ना। ये पूछते हैं कि सन के पास जाने पर जो है अर्थ की स्पीड बढ़ क्यों जाती है, क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, इसलिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ जाती है। आगे बात समझ में। तो इस टाइप के क्वेश्चन ही अपने को इसमें करने हैं, है ना। अब हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि आप एक क्वेश्चन लिखो, है ना। क्वेश्चन देखो, लिखो यहां पर देखना बेटा, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ द मिड पॉइंट और एंड पॉइंट व्हेन रॉड बिकम्स वर्टिकल। देखो एक क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कि क्या दिया हुआ है, इधर भी डायग्राम बना हुआ है, कैसे कि एक ये रोड है, मास इसका कितना है बेटा, 5 kg मास है इसका, और लेंथ कितनी है बेटा, द लेंथ इज 2 मीटर, और यहां पर हिंज है, इसके अबाउट रोटेट कर सकती है। ये इस तरीके से रोड है ना, इस तरीके से, और इसकी लेंथ कितनी है बेटा, 2 मीटर, और ये पॉइंट कितना है बेटा, पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। क्लियर है क्या बात? तो आपको ये पहले रोड कैसे है, क्वेश्चन समझ लो, इस तरीके की रोड है, तो जब ये वर्टिकल हो जाएगी तो आपको क्या बताना है इसमें, VA और VB की, दिस इज VA एंड दिस इज VB कि आपको क्या बताना, स्पीड बताना है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, है ना। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन है, तो काइनेटिक एनर्जी कहां से ऑब्टेन होती है बेटा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इन सभी क्वेश्चन में आपको एक कॉन्सेप्ट लगाना है, आप उस कॉन्सेप्ट को लिख लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, लिखो, डिक्रीज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लिखो बेटा, डिक्रीज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन इंक्रीज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है क्या बात? तो देखो कैसे करेंगे अपन इसे। यहां पे आप इसे क्या मान लो, रेफरेंस मान लो। सबसे पहले आप इस बोर्ड पे देखो, यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां पर है, मास 5 kg यहां पर है, और जब ये रोड घूमेगी तो यहाँ पर 5 kg मास तो आ जाएगा यहाँ पर, है ना, सेंटर ऑफ मास ही है इसका, दिस इज द सेंटर ऑफ मास।
क्लियर है क्या बात। और ये एंड कहां पर आ जाएगा बेटा, यहां पर आ जाएगा। दूसरी बात, अब देखो यदि सिस्टम, यदि आप इसे रेफरेंस मान लो, क्या मान लो, इसे रेफरेंस मान लो, तो पहले सेंटर ऑफ मास कहां पे था, यहां पे था, दिस इज द हाइट h1। अब यदि ये फाइनल पोजीशन है, ये तो कैसी पोजीशन है बेटा, इनिशियल पोजीशन, और जब वर्टिकल हो जाती है हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो जाती है, तो फाइनल पोजीशन में ये दिस इज द फाइनल पोजीशन। क्लियर है क्या बात। दूसरी बात, अब सेंटर ऑफ मास कहां पर है, यहां पर, तो हाइट कितनी होगी बेटा, h2। नहीं आई बात समझ में, तो कॉन्सेप्ट क्या लगाना है आपको, लॉस इन या डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या इंक्रीज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है क्या बात। इस तरीके से आपको लगाना है। तो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, mg, इनिशियल कितनी थी बेटा, यहां पर mg h1 था, और यहां पर फाइनली कितनी हो गई बेटा, mg h2 हो गया, दिस इज va, है ना। तो लॉस कितना हो गया, mg h1 माइनस h2, है ना। ये आप पूरा लिख लो यार, है ना, कभी आपको समझ में ना आए, mg h1 माइनस mg h2। क्लियर है क्या बात। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, यहां पर ω1 इनिशियल पोजीशन पर ω1 कितनी थी, 0, और यहां पर फाइनल पोजीशन पर ω2 कितनी हो जाते हैं, मान लिया ω2 हो जाते हैं, तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हाफ I ω2 स्क्वायर माइनस हाफ I ω1 स्क्वायर, लेकिन ω1 कितना है बेटा, 0, तो ये आ जाएगा mg h1 माइनस h2 इज इक्वल टू हाफ I ω2 स्क्वायर। ये आंसर आ जाता है ना। इधर साफ कर देते हैं क्या, तो m की वैल्यू कितनी है बेटा, m की वैल्यू है 5, g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, और h2 है 2 माइनस 1, है ना। h1 कितना है बेटा 2, और h1 कितना है 2 मीटर, h1 कितना है 1 मीटर, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू हाफ। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और निकाल लेते हैं बेटा। रोड है, रोटेशन हो रहा है अबाउट वन एंड, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 1/3 ml स्क्वायर, 1/3 m कितना 5, l कितना 2 स्क्वायर, तो कितना आ गया बेटा 520/3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम ऑफ रोड, ऐसे करके। तो हाफ I ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ I की जगह क्या लिख देंगे बेटा, I की जगह लिखेंगे 20/3 इंटू ω2 स्क्वायर। आगे बात समझ में, तो ये हो जाएगा 20/50 इज इक्वल टू 10/3, है ना, ये 10 कट जाएगा, ω2 स्क्वायर इससे ये कट जाएगा, तो ω2 आ जाता है आपका √15 रेडियन पर सेकेंड। इसका मतलब जब रोड वर्टिकल हो जाती है तो इसकी एंगुलर स्पीड कितनी हो जाती है बेटा, यहाँ पर हो जाती है √15 रेडियन पर सेकेंड हो जाती है। लेकिन अपने को तो क्या निकालना है बेटा, इसकी वेलोसिटी निकाल लिया सेंटर ऑफ मास की va। तो देखो ध्यान से देखो, ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ऐसे करके, और इसके अबाउट ये ऐसे घूम रही है, तो ये जो पार्टिकल है ए पार्टिकल क्या कर रहा होगा, इसका इंस्टेंटेनियसली सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। इसी तरीके से बी जो पार्टिकल होगा वो भी क्या कर रहा होगा, इस एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा होगा ऐसे करके। तो बेटा va कितना होगा, r ओमेगा, vb कितना होगा, r ओमेगा, यहाँ पे RA आ जाएगा, यहाँ RB आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में, क्लियर है क्या बात। तो दिस इज द RA, तो वेलोसिटी ऑफ A इज इक्वल टू RA। व्हाट इज RA, इज द रेडियस ऑफ पॉइंट A। कितना है बेटा 1 मीटर, तो कितना आ गया V इज इक्वल टू RA इंटू ओमेगा, RA 1 इंटू ओमेगा है √15, दिस इज √15 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। व्हाट अबाउट VB इज इक्वल टू RB इंटू ओमेगा, RB is what, is the radius of this circle, और RB कितनी है बेटा, this is 2 मीटर, so is equal to √15 is equal to 2√15 मीटर पर सेकेंड is the correct answer for this question। क्लियर है क्या बात। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जब भी रोड का आएगा क्वेश्चन, है ना, रोड का आ जाता है, कभी कभी क्या आता है किसी और सिस्टम का आ जाता है, तो आपको क्या करना है, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इस लाइन को आप लिख लीजिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो आप आसानी से क्वेश्चन
सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसे। इसी प्रकार से हम एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, वो नीट में भी आया हुआ है, जेईई मेंस में भी आया हुआ है और डिफरेंट टाइप से बार बार पूछा जाता है ना। तो हम उस चीज को ध्यान में रखते हुए एक दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, है ना। क्वेश्चन लिखो बेटा। लिखो बेटा क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। ए यूनिफॉर्म रॉड इज हिंज्ड एज शोन इन फिगर and is released from a horizontal position. You have to find the angular velocity of the rod as it passes the vertical position, है ना। तो बेटा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपके पास एक रोड है लेकिन ये एंड पर हिंज नहीं है, बल्कि इसकी लेंथ टोटल है बेटा L और दिस इज हिंज एट L/4 डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड। इज इट क्लियर? ये L है और आपको ये इस तरीके से, जब ये वर्टिकल पोजीशन में होगी तो ये ऐसे घूम जाएगा और ये ऐसे घूम जाएगा और रोड कैसे हो जाएगी बेटा, वर्टिकल हो जाएगी। क्लियर है के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा। तो अब ध्यान से देखना, इसे हम सॉल्व कितने प्यारे तरीके से करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। क्या मान लेते हैं हम, फाइनल पोजीशन को यहाँ पे रेफरेंस मान लेते हैं। ऐसा आपको बहुत कम फैकल्टीज बता दी हैं। सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है बेटा, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज हो रहा है, वही तो लगाएंगे हम कॉन्सेप्ट, है ना। लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है क्या बात? तो सेंटर ऑफ मास भी तो रोटेशन करता हुआ यहां पे आ जाता है, दिस इज द सेंटर ऑफ मास। क्लियर है क्या बात? अब देखो, दिस इज द इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन में ω1 कितना था इसका, दिस इज 0, ω1 तो 0 था। दूसरी बात, सेंटर ऑफ मास की हाइट कितनी थी बेटा, देख लेते हैं अब कितना था। ये है ना यहाँ पे, तो ये हाइट कितनी है, यानी कि ये लेंथ, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट इक्वल है। ये क्या है, ऐसे करके है ना, तो ये वाली हाइट कितनी है, तो L/4 है और ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी h मान लेते हैं इसे। और ये टोटल कितनी थी बेटा, टोटल थी कितनी, दिस इज व्हाट L, ये तो L थी। और ये वाली हाइट कितनी है, ये वाली हाइट तो इसके इक्वल होगी L/4, तो LH कितना हो जाएगा, H हो जाएगा L माइनस L/4 इज इक्वल टू 3L/4 इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा हाइट H1 जो है, ये वाली हाइट, इसे हम H1 मान लेते हैं और H1 कितनी आ जाती है बेटा, 3L/4 आ जाती है। क्लियर है क्या बात? दूसरी बात, अब सेंटर ऑफ मास देखो, एक सेंटर ऑफ मास यहाँ था, ये वाली जो हाइट है, यानी ये वाली डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से, ये H2 है और H2 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, इट वुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ, है ना, मिड पे होता है। तो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो एनर्जी कितनी हुई, mgh1 तो इनिशियल थी पोटेंशियल एनर्जी, सारा का सारा मास यहाँ पे रखा हुआ था। अब सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ गया है ना, स्मॉल m मान लेते हैं इसे। क्लियर है के बाद, दिस इज द सेंटर ऑफ मास। तो mgh माइनस mgh2 और इंक्रीज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ I ω2 स्क्वायर माइनस हाफ I1 ω1 स्क्वायर। लेकिन ω1 तो इनिशियली तो कितना था, 0 पे, अब यहाँ पे कितना हो जाता है, ω2 हो जाता है। तो mgh1 कितना है बेटा, 3L/4 माइनस H2 L/2 इज इक्वल टू हाफ। इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और निकालना पड़ेगा आपको, है ना। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे बेटा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से। देखो ये दो एक्सिस हैं ICM, ये तो ICM हो गई और ये I हो गई। तो इसके अबाउट, दिस इज द सेंटर ऑफ मास, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM आ गया और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I आ गया। और व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल एक्सिस, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल एक्सिस इज D इज इक्वल टू L/4, है ना, ये L/4 आ जाएगा। क्लियर है के बाद, दिस इज L/4। तो बेटा I जो होगा, है ना, ये I इज इक्वल टू ICM प्लस M इंटू डी स्क्वायर होता है। ICM जो होगा सेंटर ऑफ मास यानी मिड पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो ml स्क्वायर अपॉन 12 होगा, ये आपको याद होना चाहिए। दिस इज ml स्क्वायर अपॉन 12 प्लस m, और d की जगह क्या लिख देंगे बेटा, L/4 का स्क्वायर। थोड़ा सा इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, दिस इज रेफरेंस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना जाएगा, ml स्क्वायर, और ये कितना जाएगा बेटा 1/12 प्लस 1/16, तो कितना जाएगा 28 इंटू 12 इंटू 16,
4 सत्ते 28, 4 तिया 12, 7/48 है ना। तो दिस इज इक्वल टू 7/48 ml स्क्वायर। एक बार मैं फिर से कैलकुलेट कर लेता हूँ, 28 और ये 12 इंटू 16, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा ये आ जाता है सिस्टम का। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा तो हम वैल्यू पुट कर देंगे कितनी, 7/48 ml स्क्वायर है ना। m से तो m कट जाएगा, एक l से ये l कट जाएगा, तो इधर कितना बचेगा g, और यहाँ पे तो 4 और 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 7l, अच्छा हाफ i और हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर तो रहेगा ना, है ना। तो 7l/2 इंटू 48 है ना, l इज इक्वल टू ओमेगा 2 स्क्वायर। अब हम उधर लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू व्हाट, g/4 आ जाता है बेटा इधर तो, है ना, g/4, और इधर कितना आ जाता है बेटा 7l/2 इंटू 48 ओमेगा 2 स्क्वायर। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो ओमेगा 2 स्क्वायर कितना हो जाता है, दिस इज इक्वल टू 12g/, है ना, ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 24, 24/7 और g/l, है ना। तो कितना आंसर आ जाता है बेटा, थर्ड आंसर आ जाता है। सो द एंगुलर वेलोसिटी इज √24g/7l इज द करेक्ट आंसर। तो देखो पहले क्वेश्चन में भी हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड की थी, और इसमें भी हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करके ओमेगा 2 और निकाल दिया था। इस तरीके से भी पूछ सकता है। अब ज्यादा से ज्यादा इस क्वेश्चन में क्या पूछेगा, यदि आपसे पूछने लगे कि भाई इस यहाँ तो हिंज है, इस पॉइंट की स्पीड बताओ, है ना, इस पॉइंट की, तो ये तो सर्कुलर मोशन कर रहा है ना ऐसे करके, तो इस पॉइंट की डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी, r इज इक्वल टू 3l/4 हो जाएगा। तो va क्या होगा, r इंटू ओमेगा, और r की वैल्यू 3l/4 और ओमेगा की वैल्यू √24g/7l। थोड़ा सा आप कैलकुलेट करेंगे, डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर। क्लियर है क्या बात। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात है ना। अब देखो, अब मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, है ना, इसी सिस्टम ऑफ रोड पर है, लेकिन आपको इसमें एक स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक साइन जो होता है ना, हम जिसे सतिया बोलते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन है ना। देखो अपनी स्क्रीन पे देखो बेटा, कैसे फाइंड द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ रोड्स एज शोन इन फिगर, ईच रोड ऑफ मास m। आसान दे दिया है, मास क्या है बेटा 1 kg है, और कैसे है, एक सिस्टम ऑफ रोड है ना। सिस्टम ऑफ रोड देखो बेटा इस तरीके से है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, कितने से रोटेट कर रहा है बेटा, ओमेगा इज इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकंड दे रखा है। अब ध्यान से देखना, हमें इसकी क्या निकालनी है बेटा, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस में, वो होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा इसमें ओमेगा तो दे रखा है सिस्टम का, केवल और केवल क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ ही खेलना है ना। तो ये चीज है। तो देखो अब हम इसे कैसे करेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए ध्यान से सुनो कैसे। पहले मैं एक पार्ट बना देता हूँ ऐसे, है ना, ये मान लेते रोड है ना, और रोड की लेंथ कितनी है बेटा 2 मीटर है, और मास तो सबका कितना है 1 kg। यदि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसका कितना होगा बेटा, I1 मान लेता हूँ, कितना हो जाएगा ml²/3 हो जाएगा। m कितना है 1, l कितना है 2, दिस इज l इज इक्वल टू 2 2/3, दिस इज 4/3 kg मीटर स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रोड, isn't it? अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस रोड का जो सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पे होगा, आपको दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज द सेंटर ऑफ मास। तो आपको क्या करना है, मान लेते हैं ये हमारे पास एक रोड है ऐसे, और सेंटर ऑफ मास है, और इसकी लेंथ कितनी है बेटा 1 मीटर है, मास कितना है बेटा 1 kg है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM मान लेता हूं, लेकिन हमें तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से। ये ICM हो गया, ये I हो गया, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा D मान लेते हैं। तो I कैसे लिखा जाएगा, ये हमें I निकालना है, I इज इक्वल टू ICM प्लस m इंटू डी स्क्वायर लिखा जाता है ना। तो ध्यान से देखो, तो I कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू ICM, ICM कितना आएगा ml² by 12 होता है, प्लस m
इंटू डी स्क्वायर। देखो एम एल, एम कितना है 1 और लेंथ कितनी है इसकी 1 और 12 प्लस एम कितना है 1 और ये डी निकालना है। ये तो हो गया बेटा कितना, दिस इज इक्वल टू 2 मीटर, है ना, क्लियर है क्या बात। और ये कितना है बेटा, ये पूरा 1 मीटर है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1/2 मीटर। तो बेटा डी जो आएगा, डी आएगा आपका पाइथागोरस थ्योरम से, और डी की वैल्यू कितनी होगी रूट ओवर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। कितना है बेटा 1/2, क्लियर है क्या, 1/2 का स्क्वायर। तो कितना जाएगा डी इज इक्वल टू 4 चौक 16, 17/2 मीटर, क्लियर है क्या बात। तो बेटा जो डी आ जाता है और डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे रूट 17/2 का स्क्वायर रख देंगे, तो 1/12 प्लस ऊपर तो 17 यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे 12 1 प्लस 4 तिया 12 है ना, और 17 दूनी 34, 17 तिया 51, तो ये आ जाता है बेटा 52/12 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये कितना आ जाता है 26/6, है ना, और 3 और 13/3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो इस रोड का, है ना, अब इसे साफ कर देते हैं, इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना आया बेटा, इस एक्सिस के अबाउट आया कितना 13 अपॉन जो आई, इसे हम क्या लिख लें, ये सेकंड रोड मान लें और इसे हम थोड़ी देर के लिए फर्स्ट रोड मान लें। तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस रोड का, वो तो कितना आया था 4 अपॉन आई, जो होगा वो होगा I1 पहली वाली रोड का, इस रोड का और इस रोड का, I1 प्लस I2। तो बेटा I1 की वैल्यू कितनी थी, I1 की वैल्यू तो 4/3 निकाली हमने, और जो I2 की वैल्यू निकाली हमने कितनी निकाली 13/3। तो कितने हो गए बेटा 17/3 kg मीटर स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। आगे बात समझ में। अब देखो, लेकिन हमारे पास एक तो ऐसा सिस्टम है, साथ में इसे हम थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। कैसे, एक सिस्टम ऐसे ले लें, भाई सेम ही तो है, तो यानी कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मान लेते हैं, तो इसका भी कितना हो जाएगा आई हो जाएगा। एक फिर ऐसा ही ले लेते हैं, आगे बात समझ में, तो इसका भी कितना हो जाएगा आई, यदि इसका आई है तो इसका भी आई हो गया, इसका भी आई हो गया, और एक रोड सिस्टम का और ले लेते हैं, और इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या ले लेते हैं हम, आई ही ले लेते हैं। तो टोटल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे आई टोटल, वो कितना लिखेंगे 4 टाइम्स ऑफ आई। इसका कितना था आई, और ये कितना आया था बेटा 17/3, तो कितना आया 17×51, 17×4 है ना, 4 kg मीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन ये अपनी एक्सिस के अबाउट ओमेगा इज इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकंड से रोटेट कर रहा है। तो बेटा इसलिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल हो जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई बोले तो आई टोटल, इस सिस्टम का, इस सिस्टम का, इस सिस्टम का, इस सिस्टम का, टोटल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 68/3 इंटू 10 स्क्वायर। थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे, देन यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर। 34/3 जूल इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इस सवाल में क्या देखा हमने, इस सवाल में बेसिकली हमने कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। इस क्वेश्चन में यदि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस का नॉलेज नहीं है, देन यू कैन नॉट फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। देन हाउ वुड यू फाइंड द एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीख लेना चाहिए। हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हमारा लेक्चर नंबर 2-3 आप देख सकते हैं, हमने उसमें काफ़ी हद तक एक्सप्लेन किया है ना, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। बम भोले एकेडमी पे जाकर के आप यूट्यूब पे क्या कीजिए, यूट्यूब पे बम भोले एकेडमी टाइप कीजिए, हमारा आपका चैनल आ जाता है, और आप उसमें नंबर ऑफ वीडियोस सभी चैप्टर्स के पढ़े हुए उन चैप्टर्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, है ना। इस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम और सवाल करते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का। देखो बहुत ही अच्छा सवाल और भी हम देखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और ये IIT ये मेंस में नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। देखो लिखो क्या लिखा है, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m रेडियस r इज रोटेटिंग अबाउट इट्स डायमीटर।
the solid cylinder of the same mass and the same radius is also rotated about its geometrical axis with an angular speed twice that of the sphere, the ratio of kinetic energy, that is rotational kinetic energy, ई स्पेयर और ई सिलेंडर निकालना है। क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन क्या है कि एक एक स्पेयर है, सॉलिड स्पेयर है, और वो अपनी एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है। इसका रेडियस कितनी है? आर है, और बेटा मास कितना है इसका? एम है। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्लियर है क्या बात? साथ में एक क्या दिया हुआ है अपने को? एक सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है। सॉलिड सिलेंडर ऐसा दिया हुआ है, और दिस इज द सिमेट्रिक एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना, और इसकी भी रेडियस कितनी है? आर है, और इसका मास कितना है बेटा? एम है ना, लेकिन ये 2 ओमेगा से घूम रहा है ना। दिस इज रोटेटिंग अबाउट इट ज्योमेट्रिकल एक्सिस विद एंगुलर स्पीड ट्वाइस दैट ऑफ द स्फीयर। बात समझ में आती है? वेरी गुड। तो इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, है ना, स्फीयर की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी स्फीयर की और काइनेटिक एनर्जी सिलेंडर की कितनी होगी बेटा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है, तो आई कितना होता है? 2/5 mr स्क्वायर होता है, ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया। सिलेंडर की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बेटा? वो भी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगी। लेकिन सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बेटा? जो डिस्क का होता है अबाउट एक्सीमेट्रिक एक्सिस, हाफ mr स्क्वायर इनटू, लेकिन यहाँ पर जो ओमेगा है ना, यहाँ पे ओमेगा डैश ओमेगा 1 मान लो, ओमेगा 2 मान लो इसे, है ना, इसे ओमेगा 1 मान लो, इसे ओमेगा 2 मान लो, यहाँ पे ओमेगा 1, तो ओमेगा 1 तो यहाँ पे ओमेगा है, लेकिन ओमेगा 2 इज द ट्वाइस ऑफ द स्पेयर, दैट इज लाइक दिस। तो कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और इसमें से कितना जाएगा? 1/5 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। दिस इज स्पेयर। तो अपने को निकालना क्या है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी स्पेयर की और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सिलेंडर की निकालनी है। तो रेशो निकाल लेंगे 1/ कितना जाएगा ये? दिस इज 1/5 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये कितना है बेटा? mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इट वुड बी कैंसिल आउट। आंसर कितना जाता है? 1/5, विच इज द करेक्ट आंसर? 4th इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बात, ये है। ओके अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन और है ना, छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा, ये तो छोटा नहीं है ना, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। देखो इसे क्वेश्चन को कैसे करोगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, और इसे आपको क्या कर लेना है बेटा? याद कर लेना है ना। याद करोगे तो समझ में भी आएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है देयर इज ए रोड, लाइट रोड, उसके एंड से क्या है? 2 point masses m1 and m2 are placed at the end of the light road. लाइट रिजिड रोड, लाइट रिजिड रोड का मतलब क्या है बेटा? मास उसका 0 है, एंड नेग्लिजिबल मास वो दे ही दिया है इसने, है ना। द रोड इज सेड टू बी रोटेशन अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट एज शोन इन फिगर। द पोजिशन ऑफ पॉइंट P on the axis, on this axis on the road through which the axis should pass, so that work required to set the road rotating with angular velocity omega naught is minimum is given by। ध्यान से देखो बेटा कैसे है। मान लिया कि लाइट रोड है और यहाँ पे क्या लगाया बेटा आपने? यहाँ पे m1 लगा दिया है, और यहाँ पे क्या लगा दिया बेटा? m2 लगा दिया है। लाइट रोड की लेंथ कितनी है? l है। आपको ये बताना है कि एक पॉइंट P ऐसा है कि हमने एक ऐसी एक्सिस सेलेक्ट की है किस एक्सिस के अबाउट जो आपको इसे ओमेगा से घुमाना है, और हमें ऐसा पॉइंट P बताना है इस एक्सिस पे कि यानी कि ये हमारा क्या है? x, इसे x, ये हमें x बताना है, ताकि तो यदि ये x है तो ये कितनी हो जाएगी? l-x, है ना, ऐसे करके। दिस इज पॉइंट P। आपको ये x की वैल्यू ऐसे बतानी है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि आपको कम से कम वर्क करना पड़े। क्लियर है क्या बात? कम से कम वर्क करने का मतलब क्या है कि इसकी रोटेशनल वर्क कहां से मिलेगा? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी घूमने लगेगी ओमेगा से है, तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आती कहां से है? ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी बेटा जो आप वर्क करोगे, वही तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब
आपको कम से कम वर्क करना है तो आपको इसकी रोटेशनल एनर्जी कम से कम कर देनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है बेटा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। उसने कह रखा है कि ओमेगा तो फिक्स्ड है, इसे तो ओमेगा से ही घुमाना है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किस किस पे डिपेंड करती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर और एंगुलर वेलोसिटी पर। उसने एंगुलर वेलोसिटी तो कर दिया फिक्स, तो बचा क्या, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी शुड बी प्रोपोर्शनल टू आई। इसका मतलब आपको वर्क कम से कम करना है, तो इसका मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कम होनी चाहिए, इसका मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कम से कम होना चाहिए। ध्यान से देखो, यदि अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं क्या, कि अगर जो दो मासेस हैं m1 m2, सेंटर ऑफ मास में हमने पढ़ा था, है ना, तो सेंटर ऑफ मास कहां पर है, मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पर है। तो अगर जो आप इस एक्सिस के अबाउट इसे रोटेट कराते हो, है ना, तो बेटा ICM, है ना, ICM मैंने निकाला था अभी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था 2 पॉइंट मासेस के लिए, और सेंटर ऑफ मास से होकर के यदि एक्सिस ऑफ रोटेशन जाए तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ICM इज इक्वल टू रिड्यूस मास इनटू L स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस। क्लियर है क्या बात। अब दूसरी बात, अब मान लेते हैं हम एक ऐसी एक्सिस सेलेक्ट करते हैं जो कि इससे d डिस्टेंस पर है, और इसका मोमेंट ऑफ, यहाँ पे तो ICM हो गया, और ये दिस इज I। तो बेटा I क्या होगा, I होगा ICM प्लस m इंटू डी स्क्वायर, है ना। ICM इज इक्वल टू ICM इज इक्वल टू ICM प्लस मास इंटू डी स्क्वायर, यानी थोड़ा सा और टोटल मास बदल जाएगा सिस्टम का। क्लियर है क्या बात। अब देखो ध्यान से, यानी कि आपको क्या करना है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को मिनिमम करना है, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी और एक्सिस से कितना होगा, ICM प्लस समथिंग, तो इसे कम करना है। ICM तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन आप क्या कम कर सकते हो, D को मिनिमम कर सकते हो। यानी ये जो I है इट इज ए फंक्शन ऑफ D, किस पे डिपेंड करता है, D। यदि D बढ़ती जाएगी तो ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता जाएगा, ये भी बढ़ता जाएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, वर्क डन बाय U बढ़ता जाएगा। तो आपको इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मिनिमम करना है। ये मिनिमम कब हो सकता है, जब D की वैल्यू क्या हो जाए बेटा, 0 हो जाए। D का मतलब क्या है, जो I है वो ICM हो जाए, I इज इक्वल टू ICM हो जाए, यानी कि हमारी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है हमें ऐसी सेलेक्ट करनी है जो कि सेंटर ऑफ मास से होकर के जाए। यदि ये m1 है और ये m2 है, तो मिनिमम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन में d 0 होना चाहिए, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से होकर के जानी चाहिए। अब ये तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है बहुत, है ना। दूसरा, हमें तो ये x निकालना है। अब देखो, मेरे तो याद है मैंने आपको सेंटर ऑफ मास में भी पढ़ाया कि यदि x निकालना है और टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा इसकी, L मान लेते हैं, तो x क्या होगा बेटा, x होगा, यदि x लिखना है तो m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो बेटा टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी आपकी m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू L हो जाएगा। क्लियर है क्या बात। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन बेटा, दिस इज द फर्स्ट, वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। आ गई बात समझ में। तो बहुत ही सही क्वेश्चन था। इस चीज को आप याद रखेंगे कि यदि इस केवल और केवल इसके लिए नहीं, ये तो किसी भी एक्सिस के लिए, यदि ओमेगा कांस्टेंट है, यदि किसी भी रोटेटिंग बॉडी की ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है और आपको उसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या करना है, मिनिमम करना है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से जानी चाहिए आप बताइए। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा तो कांस्टेंट हो गई, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मिनिमम करना है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन डेफिनेटली पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, तभी उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो सकती है। केवल इसके लिए नहीं है, बाकी सभी क्वेश्चंस के लिए भी है। अब आप एक दूसरा क्वेश्चन लिख लिए, बहुत ही सही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ना। ये पर्टिकुलर इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, किसी भी चैप्टर पे ट्रांसलेशनल मोशन में भी पूछा जा सकता है, और ये आपका पावर करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में भी पूछा जा सकता है। कैसे, क्वेश्चन क्या है, इफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय 800%, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम, है ना। बच्चों वाला सवाल है वैसे तो ये, लेकिन कराते हैं फिर भी हम। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 800% बढ़ा देते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई ये बॉडी है और ये इस तरीके से घूम रही है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी K1 कितना है,
k मान लेते हैं। अब हमने इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या कर दी, बढ़ा दी। कितनी कर दी बेटा, k2 हो गई। तो k2 कितनी हो गई, k2 इज द k1 का 800%, k1 का 800% है ना। तो यानी कितनी हो गई 9k1। तो k2, तो k1 कितना है बेटा, k1 इज k, तो k2 कितना हो जाएगा 9k। क्लियर है क्या बात। दूसरी बात वो पूछ रहा थी परसेंटेज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। मान लेते हैं इस केस में तो एंगुलर मोमेंटम I है, L1 है, और इस केस में एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाता है, I2 हो जाता है। एंगुलर मोमेंटम होता कितना है बेटा, I ओमेगा। इसलिए चेंज परसेंटेज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, L2 माइनस L1। रिलेटिव चेंज कितना होगा, L2 माइनस L1। ध्यान से सुनो, चेंज कितना होता है L2 माइनस L1, रिलेटिव चेंज डिवाइडेड बाय L1, परसेंटेज चेंज मल्टीप्लाई बाय 100। सो दिस इज द परसेंटेज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है क्या बात, एंगुलर मोमेंटम में परसेंटेज चेंज है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे L2। अब देखो काइनेटिक एनर्जी हम क्या लिखते थे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखते थे ना। तो I से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई करके बता दिया था कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को L स्क्वायर अपॉन 2I भी लिख सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इस वाले केस में I रहेगा और इस वाले केस में भी I रहेगा, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन तो नहीं बदल रही है। तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा और उसके स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो बेटा L2 को क्या लिख सकते हैं, K2 रूट K2, L1 को रूट K1, और बेटा इसे क्या लिख सकते हैं, रूट K1 इंटू 100। आ गई बात समझ में। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। परसेंटेज चेंज रूट K1 कितना है बेटा 9K, सॉरी रूट K2, दिस इज K1, K2 कितना है बेटा 9K, K1 कितना है बेटा K इनिशियल K इंटू 100। तो बेटा 900 ये कितना जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 100। तो कितना जाएगा बेटा 200%। यानी कि परसेंटेज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, बता सकते हो क्या बेटा, इट वुड बी इक्वल टू 200%। तो बहुत ही सही क्वेश्चन है, इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है क्या बात। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे जा रहे हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन भी देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैसे, एक बार इसे साफ कर देते हैं अपन, है ना। आपने अपने को क्या लगाना है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। वी आर डिस्कसिंग द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, द लॉस इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो क्या दिया हुआ है सिस्टम में, ये रहा, ए मासलेस स्ट्रिंग इज रैप्ड अराउंड ए डिस्क ऑफ मास m and radius r. Another end is tied to a mass m as shown in figure, which is initially at height h from the ground level as shown in figure. If the mass is released, then its velocity while touching the ground. Same question को बेटा मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से पिछले लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं, है ना। मैंने उस लेक्चर में ही बताया था कि दूसरा मेथड भी हम देखेंगे, और इस मेथड में हम इस मास की स्पीड निकालने जा रहे हैं, किसकी हेल्प से, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हेल्प से, है ना। तो एग्जाम्पल कैसे है बेटा, दिस इज अ डिस्क, क्या है ये, दिस इज अ डिस्क, मास m, रेडियस कितनी है r, और इससे क्या एक स्ट्रिंग ऐसे करके लपेटी हुई है, और यहाँ पे क्या है बेटा, एक स्मॉल मास m है, और ये ग्राउंड है। नहीं आई बात समझ में। और ग्राउंड से हाइट कितनी है बेटा h है, दिस इज हाइट h। क्लियर है क्या बात। तो जब आप यहाँ पे तो u बराबर 0 है, आपने इसे यूं पकड़ रखा है, और दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसे करके ना, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ऐसे रोटेट करने लगेगा ये, इट विल रोटेट लाइक दिस, ओमेगा से घूमने लगेगा थोड़ी देर बाद, है ना। तो ऐसे घूमेगा। तो देखो जब ये नीचे आएगा, इसे हम क्या मान लें, रेफरेंस मान लें, ठीक है क्या बात। तो एक तो मास m यहाँ पर है, एक मास m है, ये तो इनिशियल कंडीशन हो जाएगी। अब फाइनल कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो इनिशियल ओमेगा 1 है वो कितना है, इसका 0, और इसका जो u है वो कितना है, वो भी 0 है ना। u1 मान लेते हैं इसे, u1 कितना है इसका, वेलोसिटी क्या है इसकी 0। लेकिन जब ये नीचे आएगा तो ये घूमने लगेगा। मान लिया इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाती है बेटा, ओमेगा 2 हो जाती है, और
ये नीचे आकर के इस पॉइंट पर आ जाता है। क्लियर है क्या बात? m यहाँ पे आ जाता है। जब ये इतना h नीचे आ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या मान लेते हैं हम? u2 मान लेते हैं। तो इसका मतलब यदि ये रेफरेंस था, ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे m तो अभी भी यहीं पे, तो देखो इस स्ट्रिंग, इस डिस्क की इस डिस्क की ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे जितना हाइट पे था अभी भी उतने हाइट पे है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसकी कम हुई बेटा? डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑफ ओनली ब्लॉक की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। तो ये पोटेंशियल एनर्जी किस में चली जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये होगी कि यहाँ पे दो टाइप की काइनेटिक एनर्जी हो जाएंगी। कैसे? एक तो डिस्क में रोटेशनल एनर्जी आ जाएगी और एक पार्टिकल में, इस ब्लॉक में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो करना तो अपने को वही है कि लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कौन सी? रोटेशन प्लस ट्रांसलेशनल। क्लियर है क्या बात? तो लॉस कितना हुआ बेटा? यदि ये रेफरेंस मान लेंगे h, तो लॉस हुआ mgh ना। अब इसे मैं डायरेक्ट mgh लिख देता हूं। प्लस इंक्रीज किस किस में हुई? एनर्जी आ गई इसमें हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर, है ना, क्योंकि इसकी तो कितनी थी? 0, इनिशियल तो 0 थी, रोटेशनल इसकी हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर हो गई। प्लस इसकी इनिशियल वेलोसिटी, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी कितनी थी? 0। अब इसकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी आ जाती है u2, तो हाफ m u2 स्क्वायर लिख लेते हैं। हमें u2 निकालना है। दूसरी बात यह है कि यदि हम इस पॉइंट को कंसीडर करें और इसकी वेलोसिटी u2 है और ये बॉडी ओमेगा से घूम रहा है और इसकी रेडियस कितनी है बेटा? r। क्लियर है क्या बात? तो v और r, v इज इक्वल टू r ओमेगा लगा देंगे और v की जगह कितना जाएगा? u2 और r तो है ही, और ओमेगा 2। तो बेटा ओमेगा 2 को और हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा 2 कैन बी रिटन एज u2 अपॉन r। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है क्या बात? तो देखो mgh इज इक्वल टू हाफ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? डिस्क का होगा हाफ m r स्क्वायर। ओमेगा 2 को क्या लिख दे बेटा? u2 स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस हाफ m u2 स्क्वायर। बेटा r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया इधर। दूसरी बात इधर तो आ गई क्या? mgh इज इक्वल टू 1/4 m u2 स्क्वायर प्लस m बाय 2 इंटू u2 स्क्वायर। इसमें से 4 एलसीएम लेके और u2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ से m प्लस 2m बचेगा और ये आ जाएगा आपका u2 स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू mgh। तो कितना हो जाएगा? u2 स्क्वायर हो जाएगा 4mgh, है ना, डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस 2m। और u2 जो होगी स्पीड वो कितनी हो जाएगी बेटा? इट वुड बी इक्वल टू 4mgh डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस 2m इज द करेक्ट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन आ जाता है बेटा? फोर्थ ऑप्शन मैच कर जाता है। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और बार बार पूछा भी जाता है इस टाइप से, है ना। वो बस ज्यादा से ज्यादा यहाँ डिस्क की जगह क्या कर देगा? डिस्क की जगह वो रिंग लगा देगा और आपसे क्वेश्चन को पूछ लेगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है क्या बात? ये है बात। अब देखो, अब हम और कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। पिछले चैप्टर में हमने बेटा क्या पढ़ा था? पिछले चैप्टर में पढ़ा था हमने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? बता सकते हो आप मेरे को? सोचो थोड़ी देर के लिए, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में हम क्या करते हैं? इन द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वी कंजर्व द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इफ नेट टॉर्क अप्लाइड ऑन द बॉडी इज 0। यदि बॉडी पे टॉर्क क्या हो जाता है? 0 हो जाए तो बॉडी का मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व रहता है। तो इसी चीज को हमने ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बनाए हैं, है ना। आप क्वेश्चन देख लीजिए पहले क्वेश्चन क्या है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। दो डिस्क हैं, इसमें डिस्क A और डिस्क B है ऐसे करके। और पहले क्या है? इफ इनिशियली डिस्क इज एट रेस्ट, है ना, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क B इफ बोथ डिस्क मूव टुगेदर विद द एंगुलर स्पीड 5 रेडियन पर सेकेंड। लैंग्वेज थोड़ी क्वेश्चन की सही नहीं लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन को समझा देता हूं। जैसे ये दो डिस्क लिखी हुई हैं, है ना, तो ये दो डिस्क इस तरीके से घूम रही हैं, है ना, दो डिस्क इस तरीके से है। इनकी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है बेटा? कॉमन है, ऐसे करके। क्लियर है क्या बात?
इस डिस्क को क्या माना हमने, ए माना, इस डिस्क को क्या माना हमने, बी माना। क्लियर है क्या बात। दूसरा, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया हुआ है बेटा, 10 kg मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और ये इनिशियली ये वाली जो डिस्क है ना, ये वाली डिस्क ये ओमेगा 1 से घूम रही है और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी 20 रेडियन पर सेकेंड है, जबकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो दिया हुआ है, ओ सॉरी ये तो निकालना ही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकालना है। और ये इनिशियली ओमेगा 2 रेस्ट पर है, ये किस पर है बेटा, रेस्ट पर है। आगे बात समझ में। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी सही नहीं लिखी हुई है ना, आप इसे समझिए कि इसमें क्या करते हैं, इन दोनों डिस्क को फेस टू फेस मिला देते हैं। जब इन दोनों डिस्क को फेस टू फेस मिला देंगे तो हमारी डिस्क किस प्रकार की बन जाएगी, हमारी डिस्क बन जाएगी इस टाइप की। दोनों डिस्कों को क्या कर दिया हमने, मिला दिया। आगे बात समझ में। अब दोनों डिस्क को मिला दिया तो आफ्टर सम टाइम, है ना, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, दोनों डिस्क एक ही एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश से घूमने लगेंगी। और ओमेगा 2 दे रखा है, ओमेगा 2 दे रखा है इसमें, और ओमेगा 2 की वैल्यू 5 रेडियन पर सेकेंड दिया हुआ है। तो आपको ये बताना है कि आई बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकंड डिस्क यानी बी डिस्क का कितना होगा। क्वेश्चन तो ये है। तो कैसे करेंगे बेटा, यदि आप इस सिस्टम को देखोगे, इस सिस्टम पर नेट फोर्स कितना है बेटा, नेट टॉर्क एक्सटर्नल कितना है, 0 है ना, तो आपस में ही फ्रिक्शन लग रहा है इन डिस्क के ऊपर। सिस्टम पर एक्सटर्नल टॉर्क कितना है, 0, तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व, यानी कि इनिशियल जो मोमेंटम था वही फाइनल मोमेंटम रहेगा। सॉलिड बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या बताया था अपन ने बताया था सॉलिड बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम L = I ओमेगा होता है। क्लियर है क्या बात। तो यहां देखो इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम यदि आप देखोगे तो ये तो हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें एंगुलर मोमेंटम इनर्शिया तो है लेकिन स्पीड नहीं है। इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, I × ओमेगा होगा। क्लियर है क्या बात। जब ये सिस्टम बन जाएंगे, कंबाइंड सिस्टम बन जाएगा, तो इसका फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, IA + IB × ओमेगा 2। क्लियर है क्या बात। तो देखो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है क्या बात, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये बात है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम L1 I1 = L2 I2। L1 की वैल्यू कितनी है बेटा, L1 का मतलब है LA और LB, LA + LB। बेटा LA कितना है, I × ओमेगा, और LB कितना है, B का तो 0 ही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी A का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 10, ओमेगा कितनी है 20, तो L1 कितना हो गया 200 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो L1 I1 एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, I1 ओमेगा 1, अरे यार I1 ओमेगा 1 = I2 ओमेगा 2, ऐसे करना है अपने को, है ना। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इनिशियल एंगुलर मोमेंटम किसकी वजह से, L इनिशियल = L फाइनल। तो L इनिशियल जो आया है आपका वो 200 आया है, और L फाइनल क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे तो L फाइनल क्या हो जाएगा, IA + IB × ओमेगा 2, और दिस इज इक्वल टू 200। IA की वैल्यू दे रखी थी कितनी, 10, IB की वैल्यू आपसे पूछी थी, और ओमेगा 2 उसने क्या दिया कितना, 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 4 = 20, 40 = 10 + IB। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है इसका 30 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। बेटा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। तो आप इन क्वेश्चंस को इस प्रकार से भी कर सकते हो। क्लियर है क्या बात। दूसरा, ये तो मैंने आपको बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर क्वेश्चन नहीं था, है ना, एनर्जी पे नहीं था, लेकिन एक दूसरा क्वेश्चन जो नीट में आया हुआ है ना, इस क्वेश्चन को करने के बाद अब आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड कंप्लीटली ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लेकिन इसी की हेल्प से एक दूसरा क्वेश्चन आप करने जा रहे हैं, उसे ध्यान से सुनिएगा। कैसे, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन ये है, two discs of same moment of inertia rotating about their regular axis passes through center and perpendicular to the plane of the disc with angular velocities omega 1 and omega 2. They are bound together into contact face to face coinciding their axis of rotation.
द एक्सप्रेशन फॉर लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे, वही है जो हमने पहले किया था, लेकिन अब की बार क्या है, अब की बार इसमें एक डिस्क ऐसे है और ये कैसे घूम रही है बेटा, ओमेगा 1 से घूम रही है, और एक डिस्क है और ये किससे घूम रही है बेटा, सेम एक्सिस ओमेगा 2 से घूम रही है, ऐसे करके। आगे बात समझ में। अब क्या करते हैं, इन एक्सिस को क्या करते हैं, मिला रखी है हमने, ये पहले तो अलग अलग घूम रही थी, अब क्या करेंगे, हम इसे मिला देंगे। जब आप इसे मिला दोगे तो ध्यान से देखो, जब आप इसे मिला दोगे तो क्या होगा, दोनों आपस में आएंगी, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी एंगुलर स्पीड वो कम होने लगेगी और जिसकी स्पीड कम होगी वो ज्यादा होने लगेगा। क्लियर है क्या बात। तो आपको लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो यदि आप दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बेटा, इसका भी आई है और इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी लिख लूं, K1 हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर, और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर। क्लियर है क्या बात। लेकिन यदि आप दोनों डिस्क को मिला दोगे, दोनों डिस्क को मिला दोगे तो कैसे बन जाएगा बेटा, आफ्टर सम टाइम, है ना, फ्रिक्शन के कारण जिसकी स्पीड कम होगी वो ज़्यादा हो जाएगी और जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो कम हो जाएगी। मान लेते हैं दोनों ओमेगा डैश से घूमने लगते हैं और इसका भी आई है और इसका भी आई है, इसलिए टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। फिर जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ टोटल आई, हाफ आई ओमेगा डैश स्क्वायर। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का कितना हो गया, 2i। तो अब देखो, नाउ वी कम टू द लॉस ऑफ रोटेशनल, है ना, लॉस ऑफ एनर्जी, है ना, लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, है ना, हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती है। कितना, के इनिशियल माइनस के फाइनल। इनिशियल एनर्जी ज्यादा होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, फाइनल एनर्जी क्या होगी, कम। के फाइनल माइनस के इनिशियल नहीं करना है हमें इसमें चेंज नहीं निकालना है, हमें इसमें लॉस निकालना है। तो जब लॉस होता है तो बाद की एनर्जी क्या होती है, कम होती है, और पहली एनर्जी क्या होती है, प्रारंभिक एनर्जी ज्यादा होती है। इसलिए लॉस निकालने के लिए इनिशियल माइनस हम फाइनल करेंगे। तो बेटा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी भी और इसकी भी, और कितनी हो गई, K1 प्लस K2 और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये 2 से 2 कट जाएगा एंड इट इज इक्वल टू हाफ ओमेगा डैश स्क्वायर। K1 कितना है बेटा, K1 है हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस आई ओमेगा डैश का स्क्वायर। क्लियर है क्या बात। अब बात रह जाती है ओमेगा डैश की। बेटा ओमेगा डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऐसे ही निकालेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था। क्या, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा देंगे, क्योंकि इस सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या है, नेट एक्सटर्नल टॉर्क है 0, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल। इनिशियल मोमेंटम कितना था बेटा, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2। इसका मोमेंटम कितना था, I1, है ना, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2। फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया, I ओमेगा, I की जगह 2i और ओमेगा डैश। लेकिन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सेम है। नहीं आई बात समझ में। और i से i कट जाएगा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2 ओमेगा डैश। तो ओमेगा डैश इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाय 2 आ जाता है। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो आती है दोनों की कॉमन, वो कितनी आ जाती है, दोनों का एवरेज आ जाती है। कब आएगी बेटा एवरेज, तब आएगी जब दोनों की जो सेंस है एंगुलर वेलोसिटी, है ना, दोनों की एंगुलर वेलोसिटी क्या है बेटा, ऊपर की ओर है। ओमेगा 2 वेक्टर और ओमेगा 1 वेक्टर हमने क्या मान लिया, ऊपर की ओर है। यदि वो एक नीचे की ओर होती, एक ऊपर की ओर होती, तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होती, रिवर्स हो जाती। लेकिन यहाँ पे हमने सेम मान लिया है। तो देखो आई कॉमन लेके ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से बच गया, यहाँ से ओमेगा डैश का स्क्वायर बच गया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लॉस इज इक्वल टू आई कितना, ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस ओमेगा डैश की वैल्यू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू आई बाई 4, है ना, एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा यहाँ पर, 2 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करना बेटा आप, है ना, माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2।
एक कट जाएगा, है ना, तो कितना आ जाएगा I/4, दिस इज इक्वल टू ω1 स्क्वायर प्लस ω2 स्क्वायर माइनस 2 ω1 ω2 एंड दिस इज इक्वल टू 1/4 I ω1 माइनस ω2 का स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? सो दिस इज द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है क्या बात? तो इस तरीके से है ना, इनकी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आपके आ जाती है। तो बहुत ही सही क्वेश्चन था ये। इस क्वेश्चन को इसी प्रकार से हम करते हैं, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देखते हैं। कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पर ही है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इस टाइप से देखो कैसे रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस पढ़ रहे हैं हम, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन और करा देता हूं। जैसे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में क्वेश्चन लिख लो आप, है ना। देखो यहाँ पे कैसे है क्वेश्चन कि इनिशियली एक रोड थी ऐसे और वो हिंस थी, और ये क्या है बेटा, दिस इज ग्राउंड, दिस इज ग्राउंड। और रोड कैसी है, मास m है और लेंथ कितना है बेटा, l है। और जब मास m लेंथ l है तो आप क्या करते हो, इसे यहाँ से इनिशियली रेस्ट से छोड़ते हो तो ये क्या घूमती घूमती कहाँ जाती है, ये हॉरिजॉन्टल हो जाती है। क्लियर है क्या बात? तो यहाँ तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आता है बेटा, इस पॉइंट पर आ जाता है। दिस इज द सेंटर ऑफ मास। मास कितना है रोड का, m, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाता है। तो ये जो a पॉइंट है, ये जो a पॉइंट है, आपको क्या बतानी है, क्वेश्चन लिख लो। इफ a rod of mass m length l is released from rest as shown in figure, when it hits the ground find the speed of the point A। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसकी स्पीड निकालनी है आपको। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो बेटा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, क्या, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना, इज इक्वल टू इंक्रीज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा इसे यदि आप ग्राउंड को क्या रेफरेंस मान लो आप, तो रेफरेंस में पहले सेंटर ऑफ मास, टोटल मास कहाँ था, यहाँ पे था H1 कितना था बेटा, L/2। और फिर सेंटर ऑफ मास ग्राउंड पे आ गया तो बेटा H2 कितना हो गया, 0। तो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mg H2 माइनस H1 इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर। H1 कितना है, 0, mg H2 कितना है बेटा, L/2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एंड के अबाउट ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है के बाद 2 से 2 कट जाएगा, ml कट जाएगा, 3 कितना जाएगा, 3g अपॉन l इज इक्वल टू ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो बेटा ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाती है बच्चों, दिस इज इक्वल टू 3g अपॉन l। नहीं आई बात समझ में, है ना, बाकी तो कुछ नहीं बचा। हाँ, दिस इज 3gl, तो ओमेगा आ गया। अब देखो, जब कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेट करती है तो उसके हर एक पार्टिकल क्या करते हैं बेटा, सर्कुलर मोशन करते हैं, ऐसे करके सर्कुलर मोशन करते हैं, ऐसे करके। तो ये भी तो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, पॉइंट ए, ये सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, ये सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, तो VA जो होगा R इंटू ओमेगा होगा, और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी, और ओमेगा तो यहाँ से निकाल लिया। तो वेलोसिटी ऑफ A इज इक्वल टू L इंटू √3g अपॉन L। तो वेलोसिटी ऑफ A कम्स टू बी √3gl इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, है ना। बाकी क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चन which can be done on the basis of the conservation of rotational energy। तो